हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 11th जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर यायावर साम्राज्य को आज की इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, चैप्टर इम्पोर्टेंट है जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले के चैप्टर की वीडियो ना देखी हो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री के वो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आइए, बाकी की बातें वीडियो के एंड में। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो कई बार एग्जामिनर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यायावर साम्राज्य के रूप में ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। तो आइए समझ लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें। पहली है इतिवृत्त, सेकंड है आपकी यात्रा वृत्तांत, थर्ड है आपकी नागरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, जो भी नगरीय साहित्यकार हुए उनसे मिले हुए दस्तावेज। थर्ड में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जो भी चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं में जो भी जितने भी स्रोत प्राप्त हुए हैं वो सभी यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों को बयान करते हैं। नेक्स्ट, यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती थी क्योंकि यायावर लोग मूल्यतः घुमक्कड़ होते थे। यायावर साम्राज्य के लोगों को घुमक्कड़ भी कहा जाता था क्योंकि यायावर साम्राज्य की अवधारणा के जो लोग थे वो विरोधात्मक प्रतीत पंथी वाले लोग थे, जिसके कारण मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र के रूप में शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों को सूत्रपात किया। नेक्स्ट, मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया था, एक संगठन बनाया था। बाद में मंगोल विविध जन समुदाय एक निकाय थे जिनमें से तातार, खितान, मंचू व तुर्की कबीले वाले लोग शामिल थे। ये लोग पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे और किसी कार्य नहीं करते थे। जो ये लोग हुआ करते, जो तातार, खितान, मंचू, तुर्की वाले जो लोग थे, ये लोग पशुपालक थे और शिकारी संग्राहक थे, लेकिन ये किसी कार्य से रिलेटेड कुछ भी नहीं करते थे, जो भी आपकी खेती बाड़ी होती है। इन्हें मंगोल कहा जाता था और बाद में इन्हें निर्जातीय और भाषीय संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था, लेकिन चीनी लोगों का ये शिकार किए गए पशु, घोड़े और फर देकर बदले में कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाया करते थे। नेक्स्ट है आपका बर्बर शब्द, यानी यूनानी भाषा के बाबरदोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। जो आपका बर्बर शब्द है वो यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर गैर यूनानी लोगों से है। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे, उन नगरों को लूट कर ले जाते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवारें बनवाई थी, जो कि काफ़ी ऊंचाई वाली और बड़ी हुआ करती थी। बाद में चंगेज खान ने, जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था, 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था और स्टेपी जो क्षेत्र थे उन पे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। जो भी आपके स्टेपी घास के मैदान हुआ करते थे, क्षेत्र थे, उन पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में इसने अपना झंडा लहरा दिया था। इसीलिए 1206 में कुरी तलाई की एक सभा में उसने चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का एक महानायक घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ। ये चंगेज खान की कुछ सैनिक उपलब्धियाँ थी, जिसको आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वो सेना में सबसे कुशल घुड़सवार था। नेक्स्ट है आपका सेना में तीरंदाजी का अद्भुत कौशल, जो उसकी तीरंदाजी थी वो बहुत ही अद्भुत कौशल थी। नेक्स्ट है आपकी सशक्त एवं अनुशासित सैन्य शक्ति। जो भी चंगेज खान की सैन्य शक्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब एकजुटता थी उसकी सैन्य शक्ति के अंदर। घेराबंदी यंत्र, चंगेज खान की सबसे बड़ी जो सेना थी उसकी सैन्य शक्ति मेन यही थी कि घेराबंदी यंत्र, जो भी उनके घेराबंदी यंत्र थे वो बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। चौथी है एंडी नेफ्ता बाम्बरी। नेफ्ता बाम्बरी एंडी अभियानों में हल्के चल उपस्कारों का उपयोग, ये चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां थी जिसके कारण वो राज कर पाया। नेक्स्ट, चंगेज खान द्वारा सेना का पूर्ण गठन एवं प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजन करना। तुमन सेमन की सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, जिसमें से कुल अनेक और कबीले लोग शामिल थे। जो तुमन सेना की सबसे बड़ी इकाई जो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी थी, उसमें कुल और कबीले के लोग ज़्यादातर शामिल थे।
नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी उन्हें नोयान कहा जाता था। कई बार एग्जामिनर 1 नंबर में पूछ लिया था नोयान किसे कहा जाता है। तो जो नई सैनिकों की टुकड़ी बनी थी उसके 4 पुत्रों के अधीन कर दी गई थी जिन्हें नोयान कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हराकारा पद्धति अपनाई गई थी। जो भी अपने आसपास के इलाके में थे जासूस लगा रखे थे, खुफिया घुसचर लगा रखे थे, ताकि जो जानकारी है संपर्क रखने में फुर्तीली रहे। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियां बनाई गई थी। स्वस्थ एवं बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक लेकर तैनात रहते थे, जो संदेशवाहक के रूप में काम करते थे और तैनात रहा करते थे सीमा पर। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े व अन्य पशुओं को 10वां हिस्सा कुबकूर प्रदान करते थे। चंगेज खान ने नवजीवित प्रदेशों का शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया था। नवविजित इस प्रकार 4 उल्लूस का गठन हुआ था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों एक एकीकृत जनसमूह बन गया था, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। बाद में उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी साम्राज्यों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास और संस्कृतियां और अपने अपने नियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के कारण बावजूद संज्ञात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे थे। जो मंगोल थे वो अल्पसंख्यक रहे थे, क्योंकि साम्राज्य पर राजनीति प्रभुत्व बावजूद संज्ञात्मक रूप से मंगोल रहे, इसलिए वो मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करने के लिए उन्होंने यास विधि की संहिता को अपनाया था। यास को प्रारंभिक स्वरूप में यासाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 ईसा पूर्व में कुरीलताई में लागू किया था। कुरीलताई नाम की एक जगह थी जहाँ पर उसने लागू किया था यास को। इसका अर्थ है विधि, आज्ञापति, अव्यय, आदेश। कई बार आपसे पूछ लेता है कि यास विधि संहिता क्या थी जिन्हें अपनाया गया था। तो यास विधि आज्ञापति व आदेश है। इसमें प्रशासनिक विनियम है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। नेक्स्ट, मंगोलों के पतन के मूल कारण क्या थे मंगोलों के। कई बार पेपर में 2 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो पूरा कि मंगोलों के पतन के मूल कारण क्या थे। तो आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट में भी। उनकी संख्या बहुत कम थी और वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। जो उनकी कतार थी, जो भी संख्या थी सैन्य की, वो बहुत कम थी। मंगोल पूर्ण रूप से मतलब भारी तादाद में नहीं थे, जिसके कारण उनका खात्मा हो गया। और अपनी प्रजा के अपेक्षा बहुत ही कम सभ्य थे, मतलब डेवलप नहीं हो रखे थे इतने। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, ये सबसे बड़ी गलती थी। और मंगोलों द्वारा अपनाए गए अन्य धर्मों को, ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। तो ये 3 कारण थे जो मंगोलों के पतन के मूल कारण थे। नेक्स्ट है आपका और आखिरी टॉपिक है, शासक के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां क्या है। जितना भी उसने शासक रहा, जब तक शासक रहा उसने शासन किया, तो उसके रूप में चंगेज खान की क्या क्या उपलब्धियां थी, आइए एक बार समझ लेते हैं। मंगोलों को संगठित करना, मंगोलों को एक साथ करना, संगठन बनाना, कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति, विशाल सेना का संगठन करना, फुर्तीली हाहाकार पद्धति को अपनाना, व्यापार के रास्ते एवं बाजारों की पूर्ण स्थापना को फिर से लागू करना, फिर से पूर्ण स्थापना करना, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक समाज का निर्माण करना, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करना। ये थी शासक के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां। अब मंगोलियों का एक स्वतंत्र राष्ट्र था और चंगेज खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में और आराध्य शक्ति के रूप में मान्य था। तो आज की वीडियो आपको यही ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए वीडियो में लाने वाला हूँ एक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।